कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों को कल खेल मंत्रालय उनका दल पहुंचा। आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से फोन पर बात की। पहलवानों की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखा। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाने पर विचार किया जा रहा है। कमेटी में एक महिला सदस्य भी होगी। यूपी के मदरसों को मॉडल बनाने पर बड़ा फैसला लिया गया है। अब यूपी के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी और स्कूलों की तरह मदरसों के बच्चों को भी सरकार किताबें और यूनिफॉर्म देगी। साथ ही अब मदरसों के शिक्षकों की भी ट्रेनिंग होगी ताकि वो बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे सके। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि पिछली बार उन्होंने वसुंधरा राजे के शासन में हुए भ्रष्टाचार को बेनकाब किया था। जनता ने भी कांग्रेस को इसलिए वोट दिया कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले को जादूगरी करार देते हुए अशोक गहलोत पर तंज कसा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुट मंत्री सुजीत बोस को अपने घर खाना खिलाने की जिद पर अड़े थे। मंत्री के सामने ही दोनों पक्ष में मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि ममता के मंत्री ने मारपीट की बात को खारिज किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग रूप देखने को मिला जब एक बिल्ली उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। गोरखनाथ मंदिर परिसर में योगी की कुर्सी पर एक बिल्ली सोई हुई दिखाई दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे पुचकारते हुए दिखाई दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की याचिका को खारिज कर दिया है। आसिया अंद्राबी ने दुख्तरान ए मिल्लत को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। केंद्र ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि केंद्र सरकार के पास विशेषाधिकार है कि वो तय करे कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा में डांस के दौरान एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कानपुर से बारात रीवा आई थी, जहां बारात में शामिल 32 साल के अभय सशान डांस कर रहे थे और उसी दौरान अचानक जमीन पर वो गिर पड़े। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आ पाता, दिल का दौरा पड़ने से अभय की मौत हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई आज। मुंबई में एंटीलिया में सगाई समारोह, देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल। पिछले साल 29 दिसंबर को राजस्थान के राजसमंद में रोका सेरेमनी हुई थी। भारत विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहा है। ब्रांड मोदी पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत के बढ़ते कद से कईयों का कलेजा फट रहा है। इन्होंने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्व युद्ध छेड़ दिया है। यह विश्व युद्ध नहीं है, यह विश्व युद्ध है। आजादी के अमृत काल में इस विश्व युद्ध की साजिश के पीछे आखिर कौन है, आज आपको बताएंगे। इसके अलावा कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री को चमत्कारों को साबित करने की चुनौती दी गई है। सवाल है कि बागेश्वर सरकार अंधविश्वास या चमत्कार, आज इसकी पड़ताल भी अब करेंगे। आज 19 जनवरी है। जी हां, आज का दिन कश्मीर में सबसे बड़े हिंदू नरसंहार की याद दिलाता है। 1990 में हुए इस नरसंहार के 33 साल बाद भी आज तक इनके दोषियों को सजा नहीं हुई। आज हम क्रूरता के इन चेहरों को बेनकाब करेंगे। साथ ही भारतीय कुश्ती महासंघ में दंगल जारी है। आज खेल मंत्रालय और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की बातचीत बेनतीजा रही। इस बिग फाइट का अगला राउंड क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, ये 4 खबरें हमारे सामने रहेंगी, देश नहीं झुकने देंगे मैं। लेकिन आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे भारत और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के उस विदेशी मीडिया फॉर्मूले के बारे में बताएंगे जिसे 3 चीजों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपको हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों का प्रयोग करना होता है। यह मोदी विरोध की रेसिपी है, विदेशी मीडिया का फॉर्मूला है। यह प्रयोग किसी विदेशी मीडिया हाउस के न्यूज आर्टिकल में भी किया जा सकता है और किसी डॉक्यूमेंट्री में भी। इसके बाद इसमें हेट्रेड यानी कि नफरत जैसे शब्द का तड़का लगाया जाता है और ऊपर से गार्निशिंग के लिए बार बार आरएसएस का नाम ले लिया जाता है। फिर इसे सरकार के खिलाफ होने वाले एक वर्ग के विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों के साथ मिलाकर नाजीवाद, फासीवाद जैसे शब्दों की आग पर देर तक पकाया जाता है। ये मोदी विरोध की रेसिपी इस तरह से तैयार होती है और फिर कई घंटों की मेहनत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने वाला एक कॉकटेल तैयार हो जाता है। मोदी विरोधी इसी विदेशी कॉकटेल को
हमारे देश का एक वर्ग दूर से ही सूंघ लेता है और फिर कुप्रचार के कटोरों में एक पका पकाया एंटी मोदी मिश्रण डालकर उसे मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए परोस दिया जाता है। समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने भारत को बदनाम करने की ऐसी ही रेसिपी ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मीडिया हाउस बीबीसी ने की है। 17 जनवरी को बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन पार्ट 1। इसमें ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की गई कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान प्रशासन ने दंगाइयों को खुली छूट दी और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। बीबीसी की ये भारत विरोधी एंटी इंडिया रेसिपी कैसे आधे अधूरे, झूठे और एक तरफा तथ्यों के आधार पर तैयार हुई, इसका पर्दाफाश आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपका ध्यान इस डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग की तरफ दिलाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब आप इसे संयोग कहें, प्रयोग कहें, कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह कहते हैं कि देश के मुसलमानों से निस्वार्थ भाव के साथ भरोसे का रिश्ता कायम करें, वोट मिलें या ना मिलें, सबको साथ लेकर चलें, देश के 20 करोड़ मुसलमानों से मतलब वो उनको मुख्यधारा में लाने की वो बात करते हैं, जिन्हें कभी सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पसमानदा मुसलमान हैं, उनको भी साथ लाने की बात करते हैं। उसी दिन एक बड़े और प्रतिष्ठित विदेशी मीडिया हाउस की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतलब भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश होती है। अब ये संयोग है, प्रयोग है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस, ध्यान दीजिएगा। दरअसल ये डॉक्यूमेंट्री भारत में उपलब्ध नहीं है, ना ही भारत में दिखाई गई है, लेकिन हम पत्रकारिता धर्म अपनाते हुए हमने इस डॉक्यूमेंट्री तक हम इस पहुंचे और 58 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के एक एक फ्रेम को हमने बहुत ध्यान से देखा। इस प्रोपोगेंडा को, इस झूठ के पुलिंदे को हमने बहुत ध्यान से देखा। पुरानी फुटेजेस और कुछ मनगढ़ंत बयानों के आधार पर तैयार की गई इस डॉक्यूमेंट्री का सच हमने जानने की कोशिश की। गुजरात दंगों पर आधारित 58 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में 28 बार हिंदू और 30 बार मुस्लिम और माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। मतलब 58 मिनट में 58 बार हिंदू मुसलमान शब्द इस्तेमाल हुआ। 58 मिनट में 58 बार, मतलब हर एक मिनट में हिंदू मुसलमान यह बताने की कोशिश की गई कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कितनी नफरत है, या नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। 58 मिनट में 58 बार। इसी तरह इसमें करीब 10 बार आरएसएस का जिक्र आया और कई बार फांसीवाद, नाजीवाद, जो रेसिपी बताई ना शुरुआत में, यही तो होता है उसमें, फिर फांसीवाद और नाजीवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आरएसएस को नाजीवाद से प्रभावित एक हिंदू संगठन बताने की कोशिश की गई। यह पूरा निचोड़ बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का। भारत विरोधी शब्दों के बाद अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए मोदी विरोधी किरदारों पर। इस डॉक्यूमेंट्री का आधार दरअसल गुजरात दंगों के दौरान ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट टीम की रिपोर्ट है। उस वक्त जो ब्रिटेन की सरकार थी 2002 में, इस सीक्रेट टीम ने गुजरात दंगों के बाद भारत का दौरा किया था और फिर जानकारियों के आधार पर उस टीम ने, सीक्रेट टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर थे। वो वहां की लेबर पार्टी से आते हैं। लेबर पार्टी ब्रिटेन की वामपंथी पार्टी है और अभी विपक्ष में है। 2003 में जब गुजरात के सीएम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, तब टोनी ब्लेयर की सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि वो ब्रिटेन ना आ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त के मुख्यमंत्री, टोनी ब्लेयर की सरकार को डर था कि इससे ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों के वोट दूर हो सकते हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त के मुख्यमंत्री मोदी, ब्रिटेन की यात्रा पर गए और उन्होंने सभी तय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। टोनी ब्लेयर 2002 में ही ब्रिटेन
के प्रधानमंत्री रहते हुए टोनी ब्लेयर ने कश्मीर मुद्दे पर भी दखल अंदाजी करने की पूरी कोशिश की थी। अब हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि ब्रिटेन में जिस सरकार के कार्यकाल में गुजरात दंगों पर यह सो कॉल्ड सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसकी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोच क्या थी, वो पहले ही किस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। आप बीबीसी की इस मोदी विरोधी या कह लीजिए एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट्री के एक और किरदार से अब आपको मिलवाते हैं। इस किरदार का नाम है जैक स्ट्रॉ, जो उस समय टोनी ब्लेयर सरकार में विदेश मंत्री थे। जैक स्ट्रॉ के निर्देश पर ही गुजरात दंगों की जांच करने वाली यह सीक्रेट टीम बनाई गई थी, इनके ऑर्डर पर ही विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ आज भी मोदी विरोधी है, एंटी इंडिया है और उन्हें भी कश्मीर समेत भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की बड़ी आदत रही है। इस डॉक्यूमेंट्री का तीसरा अहम किरदार है इमरान दाऊद। अब इनके बारे में भी जान लीजिए। इमरान दाऊद उन 3 ब्रिटिश नागरिकों के रिश्तेदार हैं जो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मारे गए थे। इमरान दाऊद का मोदी से विरोध तो भाई समझा ही जा सकता है, इसलिए जब हमने ब्रिटेन न्यूयॉर्कशायर में रहने वाले इस व्यक्ति के फेसबुक पेज को खंगाला, हमने जानने की कोशिश की भाई ये कौन है, तो इसकी टाइमलाइन पर जानते हमें क्या मिला? सिर्फ मोदी विरोधी नहीं बल्कि एंटी इंडिया बहुत सारी पोस्ट मिली। यहां तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बड़े वाले फैन हैं ये साहब। बिलावल भुट्टो का वो बयान भी इस फेसबुक पेज से शेयर किया गया जिसमें बिलावल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आपको याद होगा, अपशब्द कहे थे। अब ये लोग पहले ही भरे बैठे हैं, ये लोग पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, एंटी इंडिया प्रख्यात, ये लोग कुख्यात है एंटी इंडिया। इमरान दाऊद का केस लड़ने वाले ब्रिटेन के मशहूर वकील इमरान खान केसी भी इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी और एक एक करके किरदार आपको बता रहे हैं कि कैसे ये पूर्वाग्रह से ग्रसित और एक प्रोपेगेंडा है, ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाया गया, मतलब मोदी से हेट, इंडिया टारगेट। 2003 में सुनिए, जब मोदी ब्रिटेन के 3 दिन के दौरे पर गए थे ना, तब इमरान खान केसी ने लंदन की एक अदालत से अपील की थी कि वो मोदी की गिरफ्तारी का आदेश दे, लेकिन अदालत ने सबूत ना होने की बात कहकर ऐसा कोई भी आदेश देने से मना कर दिया था। ये कोशिश करने वाले इमरान खान केसी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान, ये ऐसे तो किरदार हैं इस डॉक्यूमेंट्री में, इस सीरीज में। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट्री में कई ऐसे लोगों के बयान शामिल किए गए हैं जो मूल रूप से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी हिंदुत्व और एंटी मोदी हैं। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर देकर लिखा गया है कि बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री के लिए कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन 30 से ज्यादा लोगों ने डर की वजह से बात करने से मना कर दिया। 30, टोटल 30 भी नहीं मिले। मतलब आप सोचिए, बीबीसी जैसे बड़े मीडिया हाउस को 140 करोड़ के भारत में मोदी पर बात करने के लिए 30 लोग भी नहीं मिले। मतलब शायद कोई भी नहीं था जो इस झूठ के पुलिंदे का साक्षी या गवाह या उसका पार्ट या हिस्सा होना चाह रहा था, लेकिन 30 जो हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ये 30 कौन थे जो इस एंटी इंडिया मुहिम में शामिल थे? 30 भी नहीं मिले। यानी कि मोदी और भारत का विरोध करने वाले लोगों से सवाल जवाब करके एक डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, मोदी को दोषी साबित कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस 58 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो मोदी समर्थक माने जाते हैं, सिर्फ 2, जबकि बाकी जितने लोगों से इस डॉक्यूमेंट्री में बात की गई वो सब किसी ना किसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के धुर विरोधी रहे हैं या एंटी इंडिया रहे हैं। इनको भारत से खुन्नस रही है, इंडिया से हेट इनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा है शुरुआत से। भारत विरोधी शब्दों और किरदारों को जोड़कर बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक झूठ का पुलिंदा डॉक्यूमेंट्री बनाई। और हमारे देश के दुख इस चीज का है, सोचिए, मतलब एक सोच होती है ना कि घर में लड़ाई हो, आप पड़ोसी को बाप नहीं बना लेते हैं। हमारे देश के इस एंटी इंडिया इकोसिस्टम ने इस झूठ के पुलिंदे को, इस प्रोपेगेंडा को, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को हाथों हाथ लिया और धड़ाधड़ ट्वीट करने लगे, धड़ाधड़ ट्वीट, बिना ये देखे जाने समझे, इंटेंशन को समझे, धड़ाधड़ ट्वीट। मौका मिल गया
मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध का, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जाने लगा। मोदी विरोध की इनकी मंशा को नया मंच और नया मौका मिल गया। मोदी के वर्ल्ड लीडर बन जाने के डर से ये लोग भारत विरोध के चीयर लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। मतलब मोदी वर्ल्ड लीडर और ये लोग एंटी इंडिया चीयर लीडर। सोचिए, लोग भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे थे या उनके बहाने भारत को। जाहिर है ये लोग सिर्फ मोदी के दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत को मिल रहे, हिंदुस्तान को मिल रहे सम्मान से इन्हें परेशानी है। ये वही विघ्न संतोषी गैंग है जो चाहता है कि विकास के रास्ते पर चल रहे भारत की राह में रोड़े अटकाए जाएं, भारत के दूसरे देशों के साथ रिश्तों मतलब किसी भी तरह से खराब कर दिया जाए। भारत का कद कई बढ़ रहा है, लेकिन इसी एंटी इंडिया इकोसिस्टम को आज खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कड़ा जवाब दिया है। बोलती बंद कर दी हमारे यहां के लोगों की, जो इस डॉक्यूमेंट्री के आधार पर मोदी को टारगेट कर रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उन्होंने करारा जवाब दिया। ब्रिटेन की संसद में जब पाकिस्तानी मूल के एक सांसद इमरान हुसैन ने इस डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठाया, तो ऋषि सुनक ने कहा कि वो उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सुनिए ऋषि सुनक को। Imran Hussain, Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. That completes Prime Minister's questions. I'll just let them... पाकिस्तानी मूल के सांसद चीख कर झूठ बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार है। ऋषि सुनक ने बोलती बंद कर दी, कह दिया मैं इससे इत्तेफाक ही नहीं रखता। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री। आज इस मसले पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आ गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की यह सीरीज एक तरह का प्रोपोगेंडा है, पूरी तरह से बायस्ड है और उपनिवेश काल की मानसिकता पर आधारित है। पर हमारी ओर से ये प्रोपेगेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है आप अगर उसको देखें। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, दिखता है कि इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स इसमें जुड़े हुए हैं इस क्लियरली कोई एक इसी नैरेटिव को बढ़ा रहा है और इस नैरेटिव से, इस स्टोरी से उसी का उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं ये। और इससे हमें ये लगता है और ये प्रश्न आता है कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या एजेंडा है। बीबीसी की आलोचना सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अपमान किया, बल्कि इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि उसने भारत की अदालतों और कानूनी प्रक्रियाओं का भी अपमान किया। गुजरात दंगों के विवाद में नरेंद्र मोदी को अदालत में घसीटा गया था। अप्रैल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच हुई। साल 2010 में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी से पूछताछ की। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब अपनी सरकार की बनाई एसआईटी के सामने किसी सीएम की पेशी हुई। दिसंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई। साल 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर दोबारा मोहर लगाकर उन लोगों की साजिश को नाकाम कर दिया
जो पिछले 2 दशकों से नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में फिक्स करने की साजिश में लगे थे। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का। ये कुछ पहली बार नहीं है जब पश्चिमी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने इंडिया को, हमें टारगेट किया है, हमारे हिंदुस्तान को टारगेट किया हो। मोदी से हेट, इंडिया टारगेट, भारत की छवि को ठेस पहुंचाई, बल्कि पश्चिमी मीडिया से कई बार करता आया। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी भारत को बदनाम करने वाली एक तस्वीर, द वॉशिंगटन पोस्ट की भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग हो, टाइम मैगजीन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ बताया जाना हो, या बीबीसी द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मजाक बनाया जाना है। डिवाइडर इन चीफ, या हमारे मजाक उड़ाया गया था हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का। ये देखिए आप, ये इंडिया की स्थिति बताई थी। नॉक नॉक, इंडिया बाहर खड़ा है गाय के साथ। ये मजाक उड़ाया था। पश्चिमी मीडिया पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इंडिया को बदनाम करता है। पश्चिमी मीडिया कैसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को अपने यहां पहले पन्नों पर जगह देता, आपको याद होगा कुछ समय पहले, याद करिए, हमने भी रिपोर्ट दिखाई थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में पत्रकारों की वैकेंसी निकाली थी। वैकेंसी निकाली, नौकरी के लिए शर्त जानते हैं क्या थी? कि पत्रकार हो, एंटी मोदी पत्रकार चाहिए, एंटी मोदी पत्रकार चाहिए। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन सभी अखबारों की रीडरशिप अपने देश में गिर रही। अब समझिए कर क्यों रहे हैं। इन सभी अखबारों की रीडरशिप अपने देश में गिर रही है। ये भारत विरोधी खबरें छापकर भारत में अपने लिए नए ग्राहक तलाश रहे हैं। कुछ समय पहले एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक है एन एनालिसिस ऑफ ग्लोबल मीडिया कवरेज ऑफ इवेंट्स इन इंडिया। रिपोर्ट है, इसमें पश्चिमी मीडिया में भारत के संदर्भ में छपे 3000 से ज्यादा आर्टिकल्स का इसमें अध्ययन किया गया था। यह आप रिपोर्ट देखिए, पश्चिमी मीडिया में छपे 3000 से ज्यादा। इसमें यह पाया गया कि भारत से जुड़े ज्यादातर आर्टिकल्स के शीर्षक में नफरत, डर, हिंसा, दंगे, भीड़, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके सनसनीखेज हेडलाइंस बनाई गई पश्चिमी मीडिया। और फिर हुआ यह कि बकरी हो नहीं रही है। इस रिसर्च में इसकी वजह बताई गई, 2019 से 2021 के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स की ग्लोबल रीडरशिप में 8% की कमी आई, 8% गिर गई। लेकिन भारत में एनवाईटी की रीडरशिप में 22% का इजाफा हो गया। कोई पढ़ नहीं रहा, देख नहीं रहा, तो इन्होंने जहर परोसना शुरू कर दिया भारत के खिलाफ। इसी तरह इसी अवधि में भारत पर विवादित खबरें छापकर टाइम की रीडरशिप में 50% का उछाल आ गया, और टाइम की ग्लोबल रीडरशिप में 31% का, और टाइम की भारतीय रीडरशिप में 50% का। और आप जानते हैं भारत विरोधी खबरें छापकर सबसे ज्यादा फायदा पश्चिमी मीडिया के किस अखबार को हुआ? गेस कीजिए, बीबीसी। भारत विरोधी खबरें छापने से बीबीसी की रीडरशिप, बीबीसी की जो रीडरशिप है ऑनलाइन, वो 5 गुना बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई। इसलिए ये लोग इंडिया को गाली देते हैं। बीबीसी जैसे पश्चिमी मीडिया संस्थानों को नरसंहार के दोषियों पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है ना, तो भाई ऐसा करते हैं, स्टोरी, आइडिया, स्क्रिप्ट, रिसर्च सब हम दे देते हैं आपको, बनाइए ना। 1943 में भारत के अविभाजित बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसकी चपेट में आकर हर दिन 10,000 लोगों की, कुल मिलाकर 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बनाइए ना सीरीज इस पर। लेकिन क्या आपको पता है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने तब क्या किया और क्या कर रहे थे? तब वो भारतीयों को भूखा मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया, और 20 मतलब बताया जाता है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, 40 लाख से ज्यादा। और भारत के हिस्से का अनाज अपनी सेनाओं को भेज दिया। इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, जब भारत के लोग भूख से तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब विंस्टन चर्चिल ने अपने देश के लोगों के लिए 400 करोड़ किलोग्राम आटा और गेहूं, 140 करोड़ किलोग्राम चीनी, 160 किलोग्राम मीट, 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां और 13 करोड़ किलोग्राम चावल, 20 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती और शराब, 31 लाख लीटर शराब जमा करी थी। इस पर बनाइए ना सीरीज। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। लोगों की मौत। पहले हादसे में कार और ट्रक में बिडान तक गोवा जा रही प्राइवेट बस भी हादसे का हुई शिकार।
मध्य प्रदेश के रीवा में बारात में डांस करने के दौरान जमीन पर गिरा दूल्हे का दोस्त, हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही है आशंका। बिहार के अररिया में दुकान का शटर काटकर 50 लाख के गहने लेकर के फरार हो गए बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के दानापुर में रुई की दुकान में अचानक आग लग गई, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, दुकान मालिकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मोटरसाइकिल पर आग जलाकर घूमते दिखाई दिए 2 लड़के, लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के वैशाली में ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे हथियारबंद लुटेरे, 2 महिला सिपाहियों ने बदमाशों का डटकर किया सामना। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बातों में फंसाकर दुकान मालिक से की गई लूट, सामान और कैश लेकर फरार हुआ लुटेरा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आबादी वाले इलाके में दिखाई दिया गुलदार, हाईवे से गुजर रहे लोगों ने अपने कैमरे में गुलदार की तस्वीरों को किया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश की मुरैना में तेलंगाना एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्से में बंट गई, स्टेशन पर ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से टला हादसा, 2 कोच के बीच की कपलिंग टूटने की वजह से 2 हिस्सों में बटी ट्रेन। 2019 से कैंसर बन गया, कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। क्यों गुस्से में है बागेश्वर धाम सरकार? तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? पहले विवादित बयान, अब चमत्कार पर विवाद। हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री को किसने किया चैलेंज? लाख की चुनौती, छतरपुर में संग्राम। बागेश्वर बालाजी महाराज की। बागेश्वर बाबा को कबूल है चैलेंज। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री देश के कई शहरों में दरबार लगाते हैं, कई शहरों में प्रवचन करते हैं। अब दावा है कि बाबा बागेश्वर के दरबार में आए लोगों की समस्याएं हल हो जाती हैं, वो ऐसा दावा करते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, चमत्कार होता है। अब उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल आस्था या अंधविश्वास? दरअसल खबर है कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की शिकायत कर दी है। समिति लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। समिति ने चैलेंज दिया था कि बागेश्वर बाबा नागपुर में उनके मंच पर आकर अपने चमत्कार को दिखाएं। अगर वो चमत्कार दिखाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए की राशि भेंट स्वरूप दे दी जाएगी। अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को तैयार रहे। वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने समिति का चैलेंज कबूल करने का दावा किया है कि उनके दरबार में आकर कोई भी सच्चाई पता कर सकता है। उनका कहना है कि सनातन विरोधी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कभी अंधविश्वास नहीं फैलाया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाबा के दरबार से अंधविश्वास बढ़ रहा है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। और मार लगाई जाए, इसे उठा उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे। बागेश्वर धाम के दरबार में रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के बाद विवाद बढ़ गया है। एक बार हमारी रावण से बात हुई। बात कौन कौन? अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार पर आपत्ति जताई है।
अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने आरोप लगाया है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं। ये बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है और उन्हें चमत्कार के दावे को सही साबित करने का चॅलेंज भी दिया है। त्याकरता अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने त्यांना आव्हान टाकलं की आम्ही तुमच्या पुण्यामध्ये 10 माणसं देऊ, त्यांचं नाव, वडिलांचं नाव, वय आणि त्यासोबतच मोबाईल नंबर सांगावा आणि शेजारी 10 वस्तू ठेवलेल्या असतील रूममध्ये, त्या 10 वस्तू ओळखून दाखवाव्या। 90% करेक्ट दोनदा जर तुम्ही सांगू शकला तर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं 30 लाखाचं पारितोषिक तुम्हाला मिळेल। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती के बाद ही बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार को लेकर विवाद शुरू हुआ। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आरोप ये भी लगाए गए कि चैलेंज मिलने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम को 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया और अपने धाम लौट गए। लेकिन इन आरोपों में सच्चाई नहीं थी क्योंकि नागपुर में बागेश्वर धाम की कथा पहले 5 से 13 जनवरी तक थी, लेकिन इसमें बदलाव कर 11 जनवरी कर दिया गया। अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान के, वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता दें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने दरबार में आने का न्योता दिया है, लेकिन संस्था को इसी दरबार को लेकर सबसे ज्यादा ऐतराज है। संस्था का दावा है कि बाबा अपने दरबार में पहले से पर्चा बनाकर रखते हैं और खुलेआम अंधविश्वास फैलाते हैं। टोटल 3 प्रश्न हैं, माँ परेशान है, माता जी की अर्जी ही स्वीकार हुई है, उन्हीं ने भेजा। इस पूरे विवाद के बाद बाबा बागेश्वर का साफ कहना है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, संविधान ने उन्हें धर्म के प्रचार का अधिकार दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई में तो कहा कि वो चमत्कारी पुरुष नहीं हैं, लेकिन उनके दरबार में कई ऐसे वीडियो पर विवाद उठते रहे हैं। आपकी रिश्ते की भाभी, उनकी जो है सामान का बैग, रिश्ते की भाभी सामान का बैग चला गया है, उस अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। राज खुलेगा, कृपा होगी, उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है, आगे इसका राज खुलेगा, आशीर्वाद। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने बागेश्वर धाम के महाराज के भक्त लाखों की संख्या में हैं। YouTube पर उनके सब्सक्राइबर की संख्या लाखों में है। खुद को कथावाचक कहने वाले बाबा बागेश्वर ने आरोपों को सनातन धर्म के खिलाफ साजिश बताया है और नागपुर की संस्था का चैलेंज भी स्वीकार कर लिया है। अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। अब वो आप नियम जान लीजिए जिसके आधार पर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने पुलिस में शिकायत की है। देखिए, पहला कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज। ये जो एक्ट है, ये एक्ट 1954 का है, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है कि इस एक्ट के अनुसार जादुई गुणों से इलाज का दावा करना एक अपराध है, एक दंडनीय अपराध है। बागेश्वर बाबा पर महाराष्ट्र सरकार के कानून के आधार पर भी शिकायत की गई है। उस एक्ट का जो नाम है वो भी हम आपको बता देते हैं। उसका नाम है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस। ये एक्ट ब्लैक मैजिक एक्ट है 2013। और यहां जो महाराष्ट्र में शिकायत की गई है उसमें यह है कि भाई इस कानून के अनुसार टोना टोटका, मानव बलि या कोई भी ऐसी प्रथा जो अंधविश्वास फैलाए वो एक अपराध है। इसमें कम से कम बताया कि 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। ये अपराध जो है वो गैर जमानती है और इसी को लेकर जो है अब बाबा बागेश्वर फंसते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब एक तरीके से
यहां पर मामला फंस रहा है। देखिए, भारत दुनिया में सुपर पावर बन रहा है, हम चांद और मंगल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन देश में कई लोगों की सोच अंधविश्वास और अज्ञानता के दलदल से बाहर ही नहीं आ पा रही है। आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं मैं, जिसको आप समझ पाएंगे। देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि वर्ष 2020 में जादू टोना के चक्कर में 88 मौत हुई है। जादू टोना के चक्कर में इसी साल 11 लोगों की बलि भी दे दी गई, इसी साल। और वर्ष 2021 में 68 लोगों की जान जादू टोने से चली गई है। 2021 में जादू टोने से 68 लोगों की मौत, ये एनसीआरबी के आंकड़े जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर। आज 19 जनवरी है, आज 19 जनवरी है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के 296 महीने या 33 साल कह लीजिए पूरे हो चुके हैं। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में धर्म के आधार पर सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। 33 साल पहले आज ही के दिन कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बनाकर छोड़ दिया गया था। आज ही के दिन उस विश्वास पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था, जिसके तहत कहा जाता है कि इंसाफ में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आ तो 33 साल हो गए, अब तक इंसाफ नहीं हुआ। आज ही के दिन कश्मीर में 3 ऐसे नारे गूंज रहे थे जिसका सच, तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए हमेशा के लिए दबा दिया गया। जानते क्या नारे थे? ये नारे कश्मीर की मस्जिदों से भी गूंज रहे थे। पहला नारा था, यहां क्या चलेगा निजामे मुस्तफा। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात, वो 3 नारे। पहला नारा, यहां क्या चलेगा निजामे मुस्तफा। दूसरा नारा था, कश्मीर में रहना है, अल्लाहू अकबर कहना है। और तीसरा नारा था, 80 गची पाकिस्तान, बटवरवस दे बटनेव सान। मतलब इसका मतलब था कि हमें पाकिस्तान चाहिए लेकिन हिंदू औरतों के साथ और हिंदू पुरुषों के बिना। नहीं भूलेंगे 19 जनवरी 1990, वो काली रात, वो जख्म आज भी ताजा है। कश्मीरी हिंदुओं को जानते हैं 3 शर्तें दी गई थी, आज याद करना जरूरी है। 3 शर्तें उनके सामने, 3 ऑप्शंस रखे गए थे कश्मीर में रहने के लिए। या तो इस्लाम कबूल कर लो, कश्मीर छोड़कर भाग जाओ, या मर जाओ। इसके बाद कश्मीर में बेहद क्रूरता से हिंदू नरसंहार का खेल शुरू हुआ। और अफसोस यह है कि 33 साल बाद 19 जनवरी 2023 तक हमारे देश में आतंकवादियों की मौत पर मातम बनाने वाले तो कई लोग हैं। कहते हैं ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगाने वाले भी कई लोग हैं। लेकिन आज तक किसी की जुबान से नहीं निकला, कश्मीरी पंडित हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल आज भी जिंदा है। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी को होलोकास्ट यानी कि नरसंहार दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज नरसंहार दिवस कह लीजिए। कश्मीर में 1990 के दौर में क्या हुआ, फिल्म कश्मीर फाइल्स के जरिए इसका सच दुनिया के सामने आ चुका है। आज हम कश्मीरी हिंदू नरसंहार से जुड़े कुछ किरदारों का सच आपके सामने बताएंगे। आज हमने कहा है ना, आज आपको दिखाएंगे कश्मीर फाइल्स पार्ट 2। ये कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा नरसंहार आज मिलेंगे आप उसके सबसे बड़े गुनहगारों से, जिनके बारे में ईमानदारी से सोचा जाना बहुत जरूरी है। पहला किरदार मुफ्ती मोहम्मद सईद का। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सैयद का अपहरण बेहद अहम माना जाता है। रुबैया सैयद महबूबा मुफ्ती की बहन भी हैं। कुछ कश्मीरी पंडित कहते हैं कि रुबैया सैयद के अपहरण के बाद कश्मीर में हिंदू नरसंहार और पलायन की जमीन तैयार हो गई। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह की सरकार ने शपथ ली थी। पहली बार देश को एक मुस्लिम गृह मंत्री मिले। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के सेंट्रल होम मिनिस्टर बने। और शपथ के 6 दिन बाद 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सैयद का अपहरण हो गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने और उसके कुछ दिन बाद उनकी बेटी का अपहरण हो गया। आतंकवादियों ने 20 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। क्योंकि रुबैया सैयद देश के गृह मंत्री की बेटी थी, इसलिए केंद्र सरकार तुरंत जेकेएलएफ के 5 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। जेकेएलएफ के 5 आतंकवादियों की रिहाई के बाद पूरे कश्मीर में आजादी के नारों का शोर बढ़ गया। जैसे रिहाई हुई ना आतंकवादियों की, कश्मीरी पंडितों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि रुबैया सैयद
के लिए जिस तरह केंद्र सरकार घुटनों पर झुकी, उससे अलगाववादियों की हिम्मत बहुत बढ़ गई। इसी के बाद घाटी में हिंदुओं की हत्याएं तेज हुई, नरसंहार हुआ, ये सारी चीजें हुई। और सिर्फ कश्मीरी पंडितों का ही नहीं, बल्कि अलगाववादी नेता हिलाल वार ने भी ये कहा था कि रुबैया सैयद का अपहरण स्टेज्ड था, ड्रामा था। हिलाल वार, उन्होंने अपनी किताब, हिलाल वार अलगाववादी ने अपनी किताब में, जो किताब का नाम है वो है द ग्रेट डिस्क्लोजर्स सीक्रेट अनमास्क्ड, में लिखा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सैयद का जो अपहरण हुआ वो एक तरीके से ड्रामा था। और ये ड्रामे की वजह से ही JKLF के 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया, जिसके बाद कश्मीर में नरसंहार हुआ। कश्मीर में हिंदुओं के साथ जिस तरह से अलगाववादी ताकतों की हिम्मत बढ़ी, मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ अलगाववादी हिलाल का बड़ा दावा। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने JKLF चेयरमैन यासीन मलिक के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। इसके अलावा कई सवाल है। गृहमंत्री की बेटी होने के बावजूद रुबैया के साथ सुरक्षा क्यों नहीं थी? सवाल। क्यों सरेआम बस से अपहरण के बावजूद ड्राइवर या किसी और से पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई गई? क्यों यह आरोप लगे कि अपहरण के बाद रुबैया सैयद को एक पुलिस अफसर के घर में रखा गया? क्यों यह आरोप लगे कि रिहाई के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने रुबैया सैयद का कोई बयान दर्ज नहीं किया? क्यों 33 साल बाद 15 जुलाई 2022 को रुबैया सैयद ने जम्मू की टाडा कोर्ट में यासीन मलिक की पहचान अपहरणकर्ता के तौर पर की? और 15 जुलाई के बाद 67 दिन में ऐसा क्या हो गया कि रुबैया सैयद ने कोर्ट में कहा कि वो किसी अपहरणकर्ता को पहचान ही नहीं सकती हैं? दूसरा किरदार, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला। 7 नवंबर 1986 से 18 जनवरी 1990 तक मुख्यमंत्री थे। 18 जनवरी, ये डेट ध्यान रखिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। 18 जनवरी 1990 तक वो मुख्यमंत्री थे। ये वो वक्त था जब कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही थी। हिंदू सिखों के घर में रातों रात कश्मीर छोड़े जाने के लिए पर्चे चिपकाए जा रहे थे। मस्जिदों से हिंदुओं के खिलाफ ऐलान हो रहे थे। खुलेआम हत्या और बलात्कार हो रहे थे। यहां तक कि अखबारों में हिंदुओं को घर छोड़ने की धमकियां दी जा रही थी जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा वर्ग का यह आरोप है कि हिंदू नरसंहार और पलायन के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी भूमिका है, फारूक अब्दुल्ला। इसीलिए तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला ने हिंदू नरसंहार रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आज भी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि सोचिए, नरसंहार हुआ 19 जनवरी, इस्तीफा दिया फारूक अब्दुल्ला ने 18 जनवरी, एक दिन पहले। सवाल यह उठा कि क्या फारूक अब्दुल्ला को पता था 19 जनवरी को क्या होने वाला है? 18 जनवरी को उन्होंने पद छोड़ दिया, 19 जनवरी को नरसंहार हो गया। इतना बड़ा कोइंसिडेंस। 18 जनवरी से मैंने कहा था तारीख, उससे एक रात पहले फारूक अब्दुल्ला ने क्यों मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? क्या ये 19 जनवरी 1990 को हुए नरसंहार की कोई प्लान्ड स्क्रिप्ट थी क्या? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। क्यों फारूक इस्तीफा देते ही लंदन भाग गए? क्या उन्हें पता था 19 जनवरी को क्या होने वाला है? इस्तीफा देते ही लंदन चले गए, क्यों? उन्हें पता था। क्यों फारूक अब्दुल्ला सरकार में पुलिस और खुफिया नेटवर्क गायब हो गए थे? पता ही नहीं था क्या होने जा रहा है 19 जनवरी को। इन सवालों का ईमानदारी से जवाब आज तक नहीं मिल पाया। और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में तीसरा सबसे बड़ा किरदार, आगे बढ़ेंगे, यासीन मलिक। ये किरदार जो है आपके जहन में ताजा रहने चाहिए। ये कौन लोग हैं? यासीन मलिक का कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में बड़ा रोल माना जाता है और ये तस्वीर कोई नहीं भूल पाता जब प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया गया था इन लोगों को। ये वही यासीन मलिक जिसे मोदी सरकार में टेरर फंडिंग केस में दोषी ठहराया जा चुका है। यही यासीन मलिक यूपीए सरकार में वीआईपी नेता की भूमिका में था, जिससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मिलते थे। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान यासीन मलिक सार्वजनिक तौर पर यह बात स्वीकार कर चुका है कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के पीछे उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वर्ष 2013 में एक आरटीआई के जवाब में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सरकारी दस्तावेजों में यह माना था कि 9 फरवरी 2013 को यासीन मलिक ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद शामिल हुआ था। इसी दौरान उसने यासीन मलिक से मुलाकात की थी। हाफिज सईद से मुलाकात की यासीन मलिक ने, और वो यासीन मलिक
हमारे देश में मनमोहन सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री से मिल रहा है, आतंकवादी हाफिज सईद से, ऑन रिकॉर्ड है ये सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त आरटीआई के सवाल का जवाब दिया गया उस वक्त भारत में यूपीए की सरकार थी। यासीन मलिक रुबैया सैयद के अपहरण का आरोपी है, लेकिन आज तक उसे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार केस में सजा नहीं हुई है। यासीन मलिक की तरह ही चौथा किरदार बिट्टा कराटे, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। इसका असली नाम जानते हैं क्या? इसका असली नाम है फारूक अहमद डार। बिट्टा कराटे नहीं है इसका नाम, इसका नाम है फारूक अहमद डार। इसे कश्मीरी पंडितों का कसाई भी कहा जाता है, बिट्टा कराटे। बिट्टा कराटे ने एक टीवी इंटरव्यू में जानते हैं क्या कहा था? उसने कितने लोगों की हत्या की बताया, उसकी संख्या भी उसे याद नहीं। अब आप अंदाजा लगाए कि ये दो आतंकवादी मतलब वर्षों पहले अपना जुर्म कैमरे पर कबूल कर चुके हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले आज तक इनके किए की सजा नहीं तय कर पाए। बिट्टा कराटे को सजा दिलाने के लिए हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी कमजोर है, मतलब सोचिए। ये टीवी इंटरव्यू में बता देता है। इसे आप जम्मू के टाडा कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं। अक्टूबर 2006 को बिट्टा कराटे की बेल पर रिहाई का आदेश देते हुए अदालत ने एक बहुत गंभीर टिप्पणी की थी, और ये टिप्पणी सीधे सीधे उस वक्त की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर किसी प्रहार से कम नहीं था। टाडा कोर्ट ने कहा था कि बिट्टा कराटे के खिलाफ सबूत पेश करने में जबरदस्त नाकामी दिखाई गई। बिट्टा कराटे कश्मीरी पंडितों का कसाई इसको कहा जाता है। इसने खुलेआम इंटरव्यू में कबूल करा था कि इसने इतने लोगों को मारा वहां पर। बिट्टा कराटे ने टीवी इंटरव्यू में 20 पंडितों की हत्या की बात मानी थी, और यह भी बताया गया कि पिछले साल मार्च में 33 साल बाद बिट्टा की क्राइम फाइल खुली और श्रीनगर की अदालत बिट्टा के खिलाफ सुनवाई के लिए तैयार हुई। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 31 साल तक बिट्टा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की। बिट्टा कराटे की पत्नी जम्मू कश्मीर में बड़ी प्रशासनिक अफसर थी, जिसे साल 2022 में आईएसआई से लिंक की वजह से पद से बर्खास्त कर दिया गया। मोदी सरकार कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बैन कर चुकी है, जेकेएलएफ को बैन कर चुकी है, जिसके बाद से बिट्टा कराटे अब जेल में है। 1990 में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदू महिलाओं से गैंगरेप हुआ। गिरजा टिक्कू को तो गैंगरेप करके जिंदा आरी मशीन पर चीर दिया गया। जस्टिस गंजू, बीके गंजू की उनकी पत्नी के सामने ही हत्या की गई, और उनके खून से सने चावल खाने के लिए उनको मजबूर किया गया। सब आपने कश्मीर फाइल्स में देखा होगा। आज हम कश्मीर फाइल्स 2 आपको दिखा रहे हैं, उन गुनहगारों से मिलवा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्या करके उसके शव पेड़ पर टांग दिए गए। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेर क्या हो सकता है कि 33 साल बाद भी आज तक एक भी हत्यारे को सजा नहीं हुई है, एक भी हत्यारे को। 19 जनवरी याद दिलाना जरूरी था, भूलिएगा मत। अब बात पहलवानों के महादंगल की कर लेते हैं। वीर पहलवान मतलब दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनके प्रदर्शन का दूसरा दिन था, और इनकी आवाज खेल मंत्रालय तक पहुंची है। खेल मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी पहलवानों को मिलने बुलाया। पहलवानों ने सरकार से फेडरेशन को भंग करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके जवाब में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उपयुक्त कार्रवाई की बात कही है। यही नहीं, अनुराग ठाकुर ने रात 10 बजे प्रदर्शनकारी पहलवान को अपने आवास पर भी मिलने के लिए बुला लिया है। ये बड़ी खबर है। जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूंगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं, और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है, और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे, और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा, ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई राधिका मर्चेंट से हो रही है। ये सगाई समारोह मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में हो रहा है। मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए उद्योग और फिल्म जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां एंटीलिया पहुंची हैं। पिछले महीने 29 दिसंबर को
नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का रोका हुआ था और अब सगाई समारोह इस वक्त मुंबई में चल रहा है। विवेक है इस वक्त हमारे साथ। विवेक, इस वक्त सगाई समारोह चल रहा है। विवेक इस वक्त हमारे साथ है जो वहां पर मौजूद है। विवेक बताइए क्या चल रहा है वहां पर? अमन, देखिए, आपको बताना चाहिए कि अंबानी परिवार के आज काफ़ी खुशी का दिन है। उनके सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की जो सगाई है वो उनकी दोस्त राधिका मर्चेंट के साथ होनी है और ये जो पूरी सगाई है वो गुजराती ट्रेडिशनल, गुजराती पारंपरिक तरीके से हो रही है और तमाम सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर मौजूद है। ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करें या फिर करण जौहर की बात करें और फिर जो भी बिजनेस टाइकून है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आपको तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय हम एंटीलिया के बाहर है। जितनी सजावट एंटीलिया के अंदर की गई है उतनी सजावट एंटीलिया के बाहर भी की गई है और लगातार जो वीवीआईपी जो सेलिब्रिटीज़ है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। रोशनी से पूरा जगमगाए हुए हैं। एंटीलिया का बाहर का जो आप दृश्य देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये एंटीलिया के बाहर का है दृश्य है। सिक्योरिटी की बात करें तो मुंबई पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ के तमाम जवान हैं और उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है अंबानी परिवार के तो उसकी सुरक्षा के लिए पूरी यहाँ पे बंदोबस्त लगाया जाता है। तो सेलिब्रिटीज़ है वो लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है। करण जौहर आज पहुँच चुके हैं, किरण राव पहुँच चुके हैं, साथ ही साथ ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ पहुँची हैं। अगर हम पॉलिटिकल फैटर्निटी की बात करें तो आदित्य ठाकरे अपनी मां रश्मि ठाकरे के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। बिजनेस फैटर्निटी से भी काफ़ी बड़े लोग यहां पर मौजूद हैं और खासकर ये अंबानी परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन ये है कि उनकी जो सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी वो अपनी दोस्त के साथ उनकी एंगेजमेंट हुई है। पिछले महीने 29 दिसंबर को ही राजस्थान में रोका हुआ था और आज 19 जनवरी को एंटीलिया जो अंबानी परिवार का घर है मुंबई में, इसी घर में आज पूरी रिंग सेरेमनी की जा रही है और श्रेया घोषाल जो मशहूर सिंगर है वो भी अंदर परफॉर्म कर रही हैं और साथ ही साथ ये पूरा जो इवेंट जो सेरेमनी है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे की ये सेरेमनी की जाएगी और पूरी सेरेमनी जो है वो गुजराती ट्रेडिशन जो गुजराती पारंपरिक है उसके लिए पूरा फॉलो किया जाएगा। गुजराती ट्रेडिशन में ही पूरी एंगेजमेंट सेरेमनी की जा रही है। अमन।